जैसे मैत्रेयी पुष्पा है, तो मैत्रेयी पुष्पा के लगभग 14-15 उपन्यास हैं और आत्मकथाएं हैं 2 उनकी। तो उनके जो अधिकतर उपन्यास हैं वो ग्रामीण पृष्ठभूमि पर लिखे गए हैं। किस पे लिखे गए हैं? ग्रामीण पृष्ठभूमि। और ग्रामीण पृष्ठभूमि में भी ब्रज क्षेत्र, अलीगढ़, एटा, मथुरा, आगरा, ये इलाका है ब्रज का इलाका, ये दिखाई पड़ता है। और दूसरा इलाका दिखाई पड़ता है हमें बुंदेलखंड का। तो यह अनायास नहीं है। क्यों नहीं है अनायास? क्योंकि मैत्रेयी पुष्पा का जो जन्म हुआ था वो अलीगढ़ में हुआ था, तो बचपन वहाँ गुजरा उनका। उनकी माँ नौकरी करती थी, तो अपने पड़ोस की एक उनकी दादी लगती थी, उनके पास उनको छोड़ देती थी वो। तो उनको लोकगीत, कथाएं, कहानियाँ, किस्से सुनाती थी, जो उनकी रचनाओं में भी हमको हूबहू वैसे के वैसे ही मिलते हैं। अगर उनको बचपन में कोई खेरा पातिन दादी, नाम है उसका खेरा पातिन, ना मिली होती तो उनके उपन्यासों में भी हमको वो लोकगीत ना दिखाई पड़ते, लोक कथाएं ना दिखाई पड़ती। दूसरा बुंदेलखंड, क्योंकि उनकी माँ की पोस्टिंग झांसी जिले में थी और ये अपनी माँ के साथ रहती थी और थी है ब्राह्मण वो। मैत्रेयी पुष्पा जन्म से ब्राह्मण है, लेकिन बुंदेलखंड में झांसी में जो उनकी परवरिश है वो हुई है यादवों के परिवार में। तो यादव परिवार के संस्कार और ब्राह्मण संस्कार, बुंदेलखंड के संस्कार और ब्रज क्षेत्र के संस्कार उनकी रगों में रच बस गए हैं। इसीलिए उनके जो सारे उपन्यास हैं, सारे नहीं, एक दो को छोड़ दीजिए, वो सब उसी परिवेश पर आधारित है, क्योंकि वो उस परिवेश को, उन लोगों को, उन कथाओं को, उस संस्कृति को, वहाँ की समस्याओं को बहुत अच्छे ढंग से जानती हैं। तो जो मैं आपसे बात कह रहा था कि जो साहित्यकार जिस परिवेश का होता है वो जाने अनजाने उसके साहित्य में आ ही जाता है। इसके इतर उनका एक और उपन्यास है, उसका नाम है विजन। सॉरी, विजन नहीं है, विजन, नीचे नुक्ता लगा हुआ है। इसके बारे में हम लोग बातचीत कर चुके हैं कि किन अक्षरों के नीचे नुक्ता लगता है। बहरहाल, तो ये विजन जो उपन्यास है ये महानगरीय जीवन के ऊपर आश्रित है, केंद्रित है, नीचे नुक्ता लगा हुआ है। इसके बारे में हम लोग बातचीत कर चुके हैं कि किन अक्षरों के नीचे नुक्ता लगता है। बहरहाल, तो ये विजन जो उपन्यास है ये महानगरीय जीवन के ऊपर आश्रित है, केंद्रित है और चिकित्सा तंत्र से संबंधित है। ठीक, तो मैत्रेयी पुष्पा खुद तो चिकित्सक नहीं है। जो मुख्य स्थान इस उपन्यास का है जहां सारी घटनाएं घटित होती हैं वो है शरण आई सेंटर, आई नेत्र, शरण नेत्र चिकित्सालय, वो केंद्र बिंदु है। और वहाँ पे डॉक्टर, मरीज, बीमारी का इलाज, नई नई तकनीक, मशीन, ओपीडी, इंजेक्शन, नर्स, वार्ड बॉय, डॉक्टर, ये सब दिखाई पड़ते हैं। और मेडिकल शिक्षा, घूस, खसोट, लूटपाट, ब्लैकमेलिंग, 420 की मरीज को बीमारी कुछ और है, क्योंकि उनको पैसे ऐंठने हैं तो कुछ और दिखाया जा रहा है। और आँख के ऑपरेशन के लिए एंजियोग्राफी कराई जा रही है या ऐसे ऐसे टेस्ट कराए जा रहे हैं जिसकी उस ऑपरेशन के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। तो इतने जो बारीक वर्णन है ये मैत्रेयी पुष्पा को कैसे मालूम? क्योंकि वो खुद तो डॉक्टर है नहीं। तो मैत्रेयी पुष्पा खुद बताती हैं कि उनके परिवार के जो 8-9 सदस्य हैं, उनके पति खुद डॉक्टर हैं, एम्स में डॉक्टर थे, प्रोफेसर थे। उनकी 3 बेटियां हैं, वो तीनों डॉक्टर हैं, 2 दामाद डॉक्टर हैं। तो जितने परिवार के लोग 8 लोग हैं उनमें से 6 डॉक्टर हैं। और जब डॉक्टर लोग खाने पे बैठते हैं परिवार में एक साथ,
तो बात कहाँ की करेंगे, जो उनका अनुभव क्षेत्र होता है कि आज हॉस्पिटल में ये हुआ, आज ये हुआ। जैसे आप लोग घर जाते हैं अपने कि आज वो मिली थी, ऐसे ऐसे कह रही थी, ऐसी लड़की है, वैसी लड़की है, फलाना है, नीरज सर है, बहुत अपने आप को बनते हैं, पढ़ाते लिखाते नहीं हैं, ये वो, रश्मि मैम चिल्लाती रहती हैं, ऐसे करती हैं, वैसे करती हैं, बात करते हो ना आपस में। तो कानों सुनी और आंखों देखी, ये कहाँ से मिलता है? ऐसे ही उनका एक और संस्मरण टाइप की रचना है, फाइटर की डायरी। फाइटर की डायरी, उसमें क्या है, जो पुलिस वाली लड़कियां हैं उनके जीवन का वर्णन किया गया है। फाइटर की डायरी, उसमें क्या है, जो पुलिस वाली लड़कियां हैं उनके जीवन का वर्णन किया गया है। तो मैत्रेयी पुष्पा का जो एक बहुत महत्वपूर्ण जो साहित्य का पक्ष है वो है प्रामाणिकता, कि वो आए बाएं साए कुछ भी काल्पनिक नहीं लिखती हैं, जो भी लिखती हैं वो प्रामाणिक होता है, तथ्यों से परिपूर्ण होता है। जैसे फाइटर की डायरी है, ये पुलिस वाली लड़कियों पे लिखा है। दिल्ली और हरियाणा के आसपास का जो इलाका है, यहाँ की जो लड़कियाँ पुलिस में भर्ती होती हैं तो उनके जीवन में क्या क्या संघर्ष होते हैं, किन संघर्षों से लड़के वो यहाँ तक पहुँचती हैं, और यहाँ पहुँचने के बाद उस पुलिस महकमे में उनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्योंकि है तो लड़कियाँ, और अंततोगत्वा चाहे कहीं की भी लड़की हो या महिला हो, उसे जो पुरुष सत्ता है, जो पुरुष मानसिकता है, पुरुष वर्चस्व है हमारे समाज का, पितृसत्ता है, इसका सामना जाने अनजाने, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से करना ही पड़ता है। तो एक कार्यक्रम में गई थी पुलिस विभाग के, और वहाँ उन लड़कियों से इनका इंटरेक्शन हुआ, बातचीत हुई, संबंध, कोई बड़ा मार्मिक वर्णन है, लेकिन लंबा वर्णन है, मैं कभी फिर आपको बताऊंगा उसके बारे में। तो इनका इंटरेक्शन हुआ तो 2-3 महीने तक लगातार उनके साथ उठी बैठी, उन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया, बिल्कुल प्रामाणिक अनुभव शेयर किए अपने उनके साथ में, और उन अनुभवों के ऊपर उन्होंने वो रचना लिखी जिसका नाम है फाइटर की डायरी। ऐसे ही एक और उपन्यास उनका, अल्मा कबूतरी। अल्मा कबूतरी, कबूतरा एक जनजाति होती है, पूर्व अपराधी जनजाति, ठीक, उसी की लड़की है, उसी समाज की, जिसका नाम है अल्मा। क्योंकि वो कबूतरा समाज से है इसलिए उसका नाम है कबूतरी। और ये पेशेवर अपराधी को कह सकते हैं, क्योंकि हमारे सभ्य समाज ने उनको जीवन यापन के, शिक्षा दीक्षा के बहुत अधिक मौके नहीं दिए हैं। अब थोड़े बहुत परिवर्तन हो रहे हैं, तो उनके पास आजीविका चलाने के लिए कोई संसाधन नहीं होते हैं, न इनके पास अपनी ज़मीन है, न मकान है, न कोई व्यवसाय है। तो अपना पेट, लेकिन पेट तो पापी होता है, भरना ही पड़ेगा चाहे जैसे भी करें। तो इनके बारे में कहा जाता है कि जो कबूतरा मर्द हैं, पुरुष हैं, या तो वो जंगल में रहते हैं या जेल में रहते हैं, और जो कबूतरा औरतें होती हैं वो कहाँ रहती हैं, या तो शराब की भट्टी पे, या जो पैसे वाले हैं उनके बिस्तरों पे। साधन नहीं होते हैं, न इनके पास अपनी ज़मीन है, न मकान है, न कोई व्यवसाय है। तो अपना पेट, लेकिन पेट तो पापी होता है, भरना ही पड़ेगा चाहे जैसे भी करें। तो इनके बारे में कहा जाता है कि जो कबूतरा मर्द हैं, पुरुष हैं, या तो वो जंगल में रहते हैं या जेल में रहते हैं, और जो कबूतरा औरतें होती हैं वो कहाँ रहती हैं, या तो शराब की भट्टी पे, या जो पैसे वाले हैं उनके बिस्तरों पे। क्योंकि हमारे यहाँ अपराध होते रहते हैं, पुलिस को मुख्य अपराधी नहीं मिलता है, लेकिन राजनीतिक दबाव बहुत होता है, तो उनकी बस्ती में जाती है 2 आदमी को पकड़ के कि हमने मुजरिम को पकड़ लिया है। तो कहाँ है, जेल में, या पुलिस के डर से जंगल में। अब जीवन यापन की जिम्मेदारी किस पे आ गई, स्त्री पे आ गई, तो उसके पास भी कोई काम नहीं है, क्योंकि जो समाज में एक धारणा है कि ये तो अपराधी है, तो कोई काम धंधा देता नहीं है। तो क्या करती हैं, शराब बनाती हैं, और या फिर वेश्यावृत्ति करती हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, जाने या अनजाने। ठीक है।
तो जहाँ ये बुंदेलखंड में रहती थी, झांसी में रहती थी, तो इनके जिस परिवार में इनका पालन पोषण हो रहा था उसी में से एक इनके भाई लगते थे जिनके परिवार में रहती थी, उनका उस बस्ती में आना जाना था। वो दारू पी के वहीं पड़े रहते थे। इनकी ज़मीन पर उन्होंने कब्जा कर लिया था 2 बीघे ज़मीन पे, तो वहाँ से इनका परिचय स्टार्ट हुआ बचपन से ही। उसके बाद जब इन्होंने लिखने का सोचा उनके ऊपर, तो ये 6 साल तक उनके पीछे पीछे घूमती रही, उनसे बात करने की कोशिश करती रही। बाद में उसी भाई की वजह से सफल हो पाई। तब उन्होंने अपने सारी बातें, अपने समाज की, अपना इतिहास, संस्कृति, रीति रिवाज, खान पान, पहनावा, समस्याएं, वो सब बताई उनको, और वही सारी समस्याएं हमको अलमा कबूतरी में दिखाई पड़ती हैं। तो कैसा ज्ञान था? कबूतरी ना होते हुए उन्होंने लगभग 6 महीने कबूतरी बनकर उनके बीच में बिताए और वहाँ से अनुभव और ज्ञान अर्जित किया उस समाज के बारे में। उसके बाद उन्होंने वो उपन्यास लिखा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपसे बार बार कि जो साहित्यकार जिस परिवेश का होता है वो चीज़ें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उसके साहित्य में आती ही आती है, इसमें कोई दो राय नहीं है।